सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। हम लोग आज जो 10वीं कक्षा का कोर्स ए का जो पेपर है आया है 2021 का, उसको आज हल करेंगे। तो पेपर को हल करने से पहले जो सामान्य निर्देश हमारे पेपर में दिए गए थे उनकी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। तो जैसा कि आप लोगों ने इस पेपर में पढ़ा होगा, 54 क्वेश्चन यानी 54 प्रश्नों का ये पेपर था और इन 54 प्रश्नों को इन्होंने 3 भागों में, भाग क, भाग ख और भाग ग, 3 भागों में बांटा था। पहला जो हमारा भाग था क, उसमें पूरे 20 प्रश्न पूछे गए थे और अपठित गद्यांश से लेकर के ये प्रश्न थे, जिसमें से कोई 10 प्रश्न हमें करने थे, आप बच्चों को करने थे। और जो भाग ख है उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे, उन में 20 प्रश्न पूछे गए और कोई 16 प्रश्न आपको इसमें से करने थे। जो हमारा अंतिम खंड ग है, इसमें 14 प्रश्न पूछे गए थे, उन 14 प्रश्नों को ही आपको करना था। तो ये जो है 14 और वहाँ पर जो खंड ग में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें 14 से 54 तक सभी प्रश्नों के हल आपको करने थे। और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यानी ऋणात्मक जो मूल्यांकन था वो नहीं था। तो आपको ये पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से हल करना है। तो आज हम लोग इसको हल करते हैं। जो हमारा JSK 2 है और उसका सेट नंबर 4 जो है, उस प्रश्न पत्र को आज हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, पहला प्रश्न अपठित गद्यांश को लेकर है। तो पहले हम गद्यांश देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा गद्यांश पूछा गया है। तो गद्यांश में यहाँ पर पूछा गया है, बताया गया है कि बहुत से विद्वानों द्वारा चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है कि भारतीय समाज आधुनिकता से बहुत दूर है, कि हमारा जो भारतीय समाज है वो आधुनिकता से बहुत दूर है और भारत के लोग अपने आप को आधुनिक बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नैतिकता, सौंदर्य बोध और अध्यात्म के समान आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, मूल्य नहीं है। क्या? अध्यात्म के समान आधुनिकता जो है हमेशा रहने वाला मूल्य नहीं है, वह कई चीज़ों का एक सम्मिलित नाम है। यानी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जब मिलाया जाता है तब हम उसको आधुनिकता कहते हैं। ऐसा नहीं कोई एक चीज़ को लेकर के हम कह दें कि हम आधुनिक हैं। फिर औद्योगिकरण आधुनिकता की पहचान है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री जो है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये हम आधुनिक हैं या नहीं है, उससे इसकी पहचान होती है। साक्षरता का सर्वव्यापी प्रसार आधुनिकता की सूचना देता है। नगर सभ्यता का प्राधान्य आधुनिकता का गुण है, यानी जो बिल्डिंग्स, जो हम विकास जो हमारा हो रहा है बिल्डिंग्स का, तो उससे भी वो भी आधुनिकता का ही गुण है। सीधी सादी अर्थव्यवस्था मध्यकालीनता का लक्षण है। आधुनिक देश वह है जिसकी अर्थव्यवस्था जटिल और प्रसरणशील हो और जो टेक ऑफ की स्थिति को पार कर चुकी हो। आधुनिकता के लिए बताया गया है ये सारी चीजें। आधुनिक समाज मुक्त और मध्यकालीन समाज बंद होता है। आधुनिक समाज कैसा होता है? मुक्त होता है और मध्यकालीन समाज बंद होता है। बंद समाज वह है जो अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करता, यानी किसी और को वो अपने अंदर नहीं समाता। जो भी है वो बस अपने आप को बंद कर लिया कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है, कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है, जो है वहीं तक। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बंद का जो बताया ना, बंद समाज वह है जो अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करता, जो अपने सदस्यों को भी धन या संस्कृति की दीर्घों में ऊपर उठने की खुली छूट नहीं देता, जो जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित है, जो अंधविश्वासी, गतानुगतिक और संकीर्ण है, यानी छोटी सोच वाला है। ये सब बंद समाज की विशेषताएं बताई गई है यहाँ पे। फिर कहा आधुनिक समाज में उन्मुक्तता होती है, यानी खुलेपन की छूट होती है। उस समाज के लोग अन्य समाजों के लोगों से मिलने जुलने में नहीं घबराते, न वे उन्नति का मार्ग खास जातियों और खास गोत्रों के लिए सीमित रखते हैं। यानी जो आधुनिक समाज है वो खुला है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं, उनको ग्रहण करता है और इन सब चीज़ों को कहा ना कि ये जो गोत्र हैं, जातिवाद है, इन सबको वो जो है अपने अंदर सम्मिलित नहीं करता।
आधुनिक समाज सामरिक दृष्टि से भी बलवान समाज होता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए भी लड़ने में असमर्थ है, उसे आधुनिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। जो स्वयं के लिए नहीं लड़ सकता तो वो आधुनिक कैसे हो सकता है। आधुनिक समाज के लोग आलसी और निकम्मे नहीं होते। आधुनिक समाज का एक लक्षण यह भी है कि उसकी हर आदमी के पीछे होने वाली आय अधिक होती है। उसके हर आदमी के पास कोई धंधा या काम होता है और अवकाश की शिकायत प्रायः हर एक को रहती है कि भाई हमें छुट्टी चाहिए। भाई आधुनिकता की दौड़ में जो दौड़ रहा है, हम लोग इस चीज़ को, आप लोगों ने भी कभी कई बार सुना होगा कि जो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहा है वो जो है उसको अवकाश के लिए समय ही नहीं होता, और वो उसके पास पैसा बहुत होता है, धन बहुत होता है, लेकिन जो है अवकाश उसको नहीं होता और वो उसको चाहिए होता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा गद्यांश। अब इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर सही तथ्य को चुनिए कि सही तथ्य कौन सा है। पहला, आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज खुला होता है। मध्यकालीन क्या कहा था, वहां पे बंद होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, आधुनिक समाज बंद तथा मध्यकालीन समाज मुक्त होता है, तो ये भी नहीं है। आधुनिक समाज हमारा बंद नहीं था, मुक्त था, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो विकल्प है, ये भी हमारा गलत है। तीसरा है, आधुनिक समाज मुक्त तथा मध्यकालीन समाज बंद होता है। ये पंक्ति जो है हमने गद्यांश में पढ़ी थी, तो हमारा सही जो विकल्प है वो हमारा विकल्प है सी। ठीक है, तो सही जो हमारा है विकल्प वो है सी, क्योंकि चौथा और दिया हुआ है, आधुनिक समाज उन्मुक्त तथा मध्यकालीन समाज जड़ होता है, तो जड़ शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया है, तो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, शाश्वत मूल्यों में शामिल है। शाश्वत यानी हमेशा रहने वाले मूल्यों में क्या शामिल है, तो पहला है नैतिकता, सौंदर्यबोध और अध्यात्म। दूसरा है नैतिकता, सौंदर्यबोध और आधुनिकता। तीसरा है नैतिकता, अध्यात्म और आधुनिकता। चौथा है सौंदर्यबोध, अध्यात्म और आधुनिकता। तो सही विकल्प है हमारा, क्योंकि वहां पर कहा था शाश्वत मूल्यों में आधुनिकता शामिल नहीं है। अब शाश्वत मूल्यों में आधुनिकता शामिल नहीं थी, तो ये जो तीनों चीजें हैं हमारी, यानी नैतिकता, सौंदर्यबोध और अध्यात्म, ये हमारे शाश्वत मूल्य हैं जो कि हमेशा ही रहते हैं। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, विद्वानों और चिंतकों ने किस बात के ऊपर चिंता व्यक्त की है। भाई किस चीज को उनको चिंता है, किस बात को लेकर के। तो पहला ऑप्शन दिया है, भारतीय समाज से आधुनिकता अभी बहुत दूर है। दूसरा विकल्प है, भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। तीसरा विकल्प है, भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है जिसमें आधुनिकता अभी नहीं आ सकेगी। तो ये भी बिल्कुल गलत होगा हमारा कि नहीं आ सकेगी, आ सकती है। वैसे तो भारतीय समाज से आधुनिकता दूर है, पर उसे जाने के प्रयास अवश्य हो रहे हैं। तो हमारा ये जो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें सबसे सही जो विकल्प है वो है हमारा विकल्प नंबर बी, जिसमें कहा गया है कि भारतीय समाज से न सिर्फ आधुनिकता दूर है बल्कि उसको लाने के प्रयास भी नहीं हो रहे हैं। हम लोग भारतीय जो लोग हैं ये आधुनिकता में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई आगे जाने के ज्यादा प्रयास वो नहीं कर पा रहे। तो सही विकल्प बी होगा। फिर है अगला प्रश्न, आधुनिक समाज की विशिष्टताओं में शामिल है उन्मुक्तता, सामरिक बल, आलस्य। 3 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। अब 3 ऑप्शन में से सबसे सही जो हमें 4 इन्होंने और दिए हैं, क ख ग तीनों सही हैं, या क और ग सही हैं, या ख या ग सही है, ख ग सही है, या फिर जो चौथा विकल्प है ख और क। यानी तो हमने जब मैंने आप लोगों को ये जो पढ़ाया था गद्यांश, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि उन्मुक्तता और सामरिक बल ये दोनों जो हैं हमारी विशेषताओं में शामिल थे, आलस्य उसमें नहीं था। तो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, एक बंद समाज की विशेषताओं में किसे नहीं रखा जाएगा बंद समाज में। तो अन्य समाजों से प्रभाव ग्रहण नहीं करना, जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित रहना,
धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना, या चौथा अंधविश्वास, पिछड़ा और संकीर्ण होना। तो यहाँ पर क्योंकि कहा गया है किसे नहीं रखा गया, तो ये तो रखा गया था समाज से प्रभाव ग्रहण नहीं करता, बंद रहता है, तो जाति प्रथा और गोत्रवाद से पीड़ित भी रहता है, अंधविश्वास, पिछड़ा और संकीर्ण भी होता है, तो क्या नहीं होता, तो वो है धन या संस्कृति के क्षेत्र में खुली छूट देना। ये जो है हमारे बंद समाज की विशेषता नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो गद्यांश है। अब इसी में अथवा कर करके दूसरा एक और गद्यांश, जो कि दोनों में से कोई एक करना था, तो दूसरा जो गद्यांश है वो है हमारा कि बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसको आप भूल नहीं सकते, है ना। फिर कहा इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं। कि बंगाल की जो हरियाली है, हरा भरापन जो है, वो धरती का सौंदर्य हमेशा याद रहता है, कोई इसको भूल नहीं सकता, उसकी हरियाली को, बंगाल की। फिर कहा इसके जो मनोहर यानी मन को जो अच्छे लगने वाले, और उन्मुक्त यानी खुलापन, और सुंदरता, उन्मुक्त सौंदर्य, खुला सुंदरता, खुली जो सुंदरता है जो सबको दिखाई दे रही है, और प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं। इस सुंदरता को अपनी कविताओं में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर यानी लोगों से भी उत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही है वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। यानी उस रूप को वो इसको नहीं बता पाए हैं, बिल्कुल भी, मतलब जितना बताना चाहिए था वो उस रूप को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है, यानी कोई भी सोचने के लिए मजबूर हो सकता है। उसकी सुंदरता, इतनी ज़्यादा बंगाल में सुंदरता है कि उसको देख करके किसी के भी दिमाग में हलचल मच जाएगी, यानी देखने के लिए आतुर हो जाएगा। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों, यानी बिल्कुल सफ़ेद, तेज गति से पानी बहता है तो बिल्कुल वो चांदी की तरह दिखता है, तो वहाँ की जो मीलों लंबी जो नहरें हैं और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। यानी खेतों को तो यहाँ जो बताया गया है किसकी तरह, पन्नों की तरह बताया है, नदियों और नहरों को जो है चांदी की तरह बताया है, तो ये किसी को भी बहुत ज़्यादा आनंद से भर देते हैं। भाई जो नेचुरल कहते हैं ना, प्राकृतिक सुंदरता जो है किसी के भी मन को आकर्षित कर लेती है, तो वही यहाँ बंगाल की सुंदरता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हरे भरे खेतों में पके दानों की लहलहाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, धीरे धीरे जो हवा बहती है, कंचनजंगा के उतुंग शिखर, उतुंग यानी बहुत ऊंचे जो शिखर हैं, और सुंदरबन के घने जंगल, दीर्घा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान, ये सारी विशेषताएं दी गई है भाई यहाँ पर। तो ये जैसे सुनहरी फसल, ठीक है, फिर हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष, साल की पत्तियां और मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उतुंग शिखर और सुंदरबन के घने जंगल, दीर्घा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। ये जो सुंदरता है हमेशा आंखों में बसी हुई रहती है, अगर आपने एक बार इसको देख लिया है। प्राकृतिक छटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। यानी जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, जब वो वहाँ पर रहे थे, तो वो इस सुंदरता को देख सके हैं। अब ये तो था हमारा गद्यांश। अब गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 प्रश्न, पहले में 5 और दूसरे में 5, तो इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करना था। तो इसका पहला प्रश्न, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, नदियों, समुद्रों और हीरे पन्ने के दृश्य,
चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, या फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो यहाँ पर क्योंकि ये तो जो दिया हुआ है समुद्र, हीरे पन्ने, ये ऐसा नहीं दिया था। चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, तो चांदी की चमक नदी से जोड़ करके दिया था, तो वो भी लाइन पंक्ति पूरी नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य, तो ये भी नहीं। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, कि नदियों, नहरों और खेतों के चित्र जो हैं सभी को आनंद से भर देते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में बंगाल की शस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है? ये पढ़ते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं है पूछा गया है। तो अविस्मरणीय वो तो है, मायावी, आकर्षक, असामान्य। तो है, अविस्मरणीय भी है, ये शब्द आया था, आकर्षक वो भी है, और असामान्य तो ये भी है। तो कैसा नहीं है वहां का दृश्य? तो मायावी दृश्य वहां का नहीं है। फिर अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है? मतलब विशेषता पूछी गई है, कौन किसका विशेषण और विशेष्य जो दिया हुआ है वो सही है नहीं है। तो पहला फसल, तो फसल घनी बिल्कुल सही था। समुद्र तट रेतीले, वो भी बिल्कुल सही था हमारा। फिर कंचनजंगा, समुद्र तट रेतीले, ये नहीं। कंचनजंगा मंद हवा वहाँ जो बहती है, और चाय बागान सुनहरे, वो भी हैं। तो सही जो हमारा सही कौन सा दिया है? तो सही है हमारा समुद्र तट और रेतीले। फसल घनी नहीं, वहाँ के जो पेड़ हैं वो घने बताए गए थे। कंचनजंगा जो है उसका उत्तुंग यानी ऊंचा शिखर बताया था, और चाय के बागान जो बताए थे वो हरे भरे बताए थे। तो जो सही है वो है समुद्र तट कैसे हैं? तो समुद्र तट रेतीले हैं। तो सही आंसर है हमारा आंसर नंबर बी। अगले प्रश्न में पूछा है कि बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। आपको जांचना है कि भाई ये जो बंगाल की भूमि है उसमें कौन सी चीजें सही हैं। तो कथन दिया हुआ है, कारण भी दिया है। कथन कहा गया है कि यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती गई है। इसका कारण यह धरती युगों में प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। तो कथन और कारण दोनों असत्य हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन सत्य पर कारण असत्य है, तो कथन असत्य है पर कारण सत्य है, तो नहीं। यहाँ पर ये दोनों ही जो कथन और कारण दोनों ही हमारे दोनों ही हमारे सत्य हैं, क्योंकि कहा गया था कि जो लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, ये इसकी सुंदरता से प्रेरित हैं। ठीक है, यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और उनको प्रेरित करती है, अपनी सुंदरता से प्रेरित करती है, और प्राकृतिक छटाएं वहां पर बहुत है। तो दोनों ही जो कथन और कारण दोनों ही हमारे सत्य हैं। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न। इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, यानी जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इसके मूल क्या कहा गया है इसमें? तो बंगाल के जादू को बताना। दूसरा, अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। तीसरा, बंगाल में बिताए दिनों की याद, या प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। अब क्योंकि यहाँ पर मेन क्या बताना चाह रहा था, तो मेन जो है यहाँ पर बंगाल जब विभाजित नहीं हुआ था उस समय उसकी धरती की सुंदरता कैसी थी, उसको यहाँ पर बताना इनका जो है केंद्रीय विषय था। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है ये यहाँ पर पूरा होता है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में हमसे जहाँ वहाँ पहले गद्यांश पूछा गया था, अब पद्यांश है। तो दो पद्यांश आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कोई एक हमें करना है यहाँ पे, तो हम दोनों के ही हल करेंगे। आपको जो आपने जो किया होगा आप उससे मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर, और ये अपठित पद्यांश है हमारा, पद्यांश कह लो, काव्यांश कह लो। तो यहाँ पर जो पद्यांश है वो है, चमड़े का रंग मनुष्य मनुजता को बांटे, यह है जघन्य अपमान प्रकृति का। कि एक चमड़े का जो रंग है वो मनुष्य और मनुजता यानी मनुष्यता जो है उसको बांट दे, यानी अलग अलग कर दे। तो यह बहुत भयंकर अपमान है इस प्रकृति का। ये जो हमारे जो नेचर है इसका बहुत बड़ा अपमान करना है। ये मानव का धरती पर घृणा जिए,
मर जाए प्रीति प्यार, यह धर्म मनुज का नहीं, धर्म दानव का है। और कि धरती पर घृणा, घृणा का मतलब होता है नफरत से जिए, और मर जाए प्रीति प्यार, और जो प्यार जो है इस धरती से दूर हो जाए, मर जाए, मिट जाए, कोई एक दूसरे से प्यार ना करे, तो ये मनुष्य का धर्म नहीं है। ये धर्म किसका है? दानव यानी राक्षस का। हाँ, प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यदि वही नहीं तो जीवन का क्या अर्थ यहाँ। कि अगर प्रेम ही नहीं है तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यदि वही नहीं तो सृष्टि सभ्यता जड़ मृत है। अगर प्रेम नहीं है तो क्या नहीं है? ये जो सृष्टि है, ये पूरी जो दुनिया है, तो और ये जो सभ्यताएं हैं वो सब मृत यानी मरे हुए के समान है। यदि वही नहीं तो ज्ञान सकल है व्यर्थ यहाँ। और अगर प्रेम नहीं है तो ये जो जितना भी पूरा जो ज्ञान है वो भी बिल्कुल बेकार है गर्व तुम्हें तो अपनी उज्जवल सफेदी पर, वह मिथ्या है, छल है, घमंड है चेहरे पर। रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, बाहरी रंग तो द्वारपाल है पहरे का। कि हम जो अंदर से हैं वही चीज हमारी वास्तविकता है। अगर हम बाहरीपन में अगर अच्छा दिखाते हैं तो वो हमारी अच्छाई नहीं है। दुनिया ऐसी तस्वीर की जिसके खाके में आधी गोराई तो आधी कजलाई है। पांवों के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, तो सिर पर शाम गगन की छाया छाई है। कि हमारे पैरों के नीचे यानी जो धरती है वो कैसी है? वर्ण। पांवों के नीचे यदि गौर वर्ण वसुधा, यदि धरती हमारी गोरी है तो हमारे सिर पर जो है शाम यानी काले रंग का जो आकाश में जो बादल छाए हुए हैं उसकी छाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा पहला काव्य है। और इस काव्य का पहला जो प्रश्न है वो है, काव्यांश में मुख्य रूप से किस समस्या का उल्लेख किया गया है? तो लिंग भेद का, असमानता का, रंग भेद का और गैर बराबरी का। तो लिंग भेद तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं था, न असमानता के बारे में बताया गया है और ना ही गैर और बराबरी के बारे में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है रंग भेद। यानी अगर हम भेद करते हैं एक दूसरे से तो वो जो है वो हमारे प्रेम की वास्तविक रूप नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है इसमें, कवि के अनुसार जीवन व्यर्थ कब होता है? व्यर्थ कब होता, बेकार कब होता है? इसके लिए 2-3 जगह आया था। प्रेम नहीं होने पर जीवन व्यर्थ होता है, मनुष्यता से हीन होने पर जीवन व्यर्थ होता है, सभ्यता के जड़ होने पर जीवन व्यर्थ होता है, और या फिर ज्ञान से विहीन होने पर, अगर ज्ञान नहीं है तो क्या जीवन बेकार है? सभ्यता अगर आपकी जड़ है तो वो जीवन बेकार है, मनुष्यता अगर आप में नहीं है तो क्या जीवन बेकार है, या प्रेम नहीं होने पर। तो सबसे मेन यहाँ पर पूरे पद्यांश में आपको प्रेम के बारे में कि प्रेम नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या? तो उज्जवल सफेदी यानी अगर आप गोरे हैं तो उस पर क्या गर्व करना, ऐसा पूछा गया है। तो इसमें सदियों की परंपरा का पालन जो है हमारा बी, बाजार का दबाव और रंग भेद, तीसरा है मिथ्या, छल और अभिमान, चौथा है सत्य, अभिमान और यकीन। उज्जवल सफेदी पर गर्व क्या, यानी मिथ्या, छल और अभिमान, इस पर घमंड कैसा? मिथ्या यानी झूठ, छल धोखा और अभिमान यानी घमंड, तो इन पर गर्व क्या? तो इसी के लिए यहाँ पर पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कवि कहता है रंगों का राजा तो है रंग भीतर वाला, भीतर वाले रंग का क्या तात्पर्य है? यानी अंदर के लिए क्या कहा गया है? व्यक्तित्व का आकर्षण, वास्तविक खूबसूरती, व्यक्तिगत आचरण या फिर आंतरिक गुण और स्वभाव। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अंदर के जो हमारे गुण हैं, हमारा जो स्वभाव है, वो ही जो है हमारा कहा गया है ना कि राजा तो है रंग भीतर वाला, कि अंदर से जो आप जैसे हैं वो ही आपको राजा बनने के गुणों की ओर अग्रसर करते हैं। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर डी, आंतरिक गुण और स्वभाव। फिर है, गोरे और काले वर्ण के लिए प्रकृति से कौन सा दिया गया है? गोरे और काले वर्ण के लिए
प्रकृति से कौन सा दिया गया है? तो राधा और कृष्ण का, धरती और आसमान का, नदियों और सागर का, या मनुष्य यानी मनुज और दानव का। तो जैसा कि अंतिम में कहा गया था, धरती गोरी, वसुधा गोरी, और जो आकाश गगन जो है वो श्याम रंग का, यानी धरती और आसमान के लिए यहाँ पर बताया गया। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी। अब जो हमारा अथवा करके जो दूसरा काव्यांश है वो है, मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूटों ने फेंके हैं अंकुर, यानी पोटली में जो बूटे बांध रखे थे उसमें अंकुर फूट चुके थे। 2 दिनों के बाद आज लौटा हूँ वापस, अजीब गंध है घर में, किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की फैंटी हुई गंध, पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत, और जकड़ा है जग में बासी जल। कि जब मैं 2 दिन बाद घर लौटता हूँ या जहाँ से भी मैं आता हूँ तो ये पोटली में जो बंधे हुए थे उनमें अंकुर फूट चुके थे, और जब मैं वापस आया तो अजीब तरीके से की जो बदबू जो है वो घर में थी। और वो बदबू कैसी बताई है? किताबों की, कपड़ों की और निर्जन हवा में, मतलब बिल्कुल भी जहाँ पर कोई लोग नहीं है और जो गंदी सी हवा होती है उसके बारे में कहा गया। फिर कहा, पड़ी है चारों ओर धूल की एक परत, और जकड़ा है जग में बासी जल, कि बासी जल वहां पर रखा हुआ है। जीवन की कितनी यात्राएं करता रहा यह निर्जन मकान मेरे साथ, कि कितने लोग जो हैं यहाँ कोई नहीं रहता, ये बरसों पुराना मकान है, तो मेरे साथ ये मकान भी कितनी यात्राएं कर चुका है। तट की स्थिर पर गतियों से भरा सहता जल का समस्त कोलाहल, सूख गए हैं नीम के दातून, और पोटली में बंधे हुए बूटों में फेंटे हैं अंकुर। निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर, खोलता हूँ खिड़की और चारों ओर दौड़ती है हवा, मानो इसी इंतजार में खड़ी थी पल्लों के सट के, पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाती, मुझसे बाहर मुझसे अनजान, जारी है जीवन की यात्रा अनवरत, बदल रहा है संसार। यहाँ पर एक मकान जहाँ पर कोई नहीं रहता और इस तरीके की जो वहाँ का वातावरण है कि ना वहाँ पानी जो है वो भी बासी है और जो अजीब तरह की गंध है, तो कहता है कि जैसे ही मैंने जाकर के दरवाज़ा खोला, यानी वहाँ एक हवा का संचार जैसे ही होता है, तो ऐसा लग रहा था कि वो घर जो है उसी का इंतज़ार कर रहा हो। तो इसी के बारे में यहाँ पर अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, यानी प्रश्न नंबर तो हमारा 16 है, लेकिन इस काव्यांश का ये पहला प्रश्न है, घर में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी? बासी खाद्य पदार्थों की, निर्जनता और बंद हवा की, किताबों और धूल की, या अंकुरित चने की? तो जो गंध यहाँ पर पूछी हुई बताई गई थी, पसरी हुई थी यानी फैली हुई थी, वो थी निर्जनता और बंद हवा की, कि वहाँ कोई नहीं था और वो बिल्कुल बंद था। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, पोटली में बंधे चनों के अंकुरित होने का क्या अर्थ है? यहाँ क्या उसका अर्थ समझा गया है वो हमें बताना है। जीवन के बच जाने का, उर्वरता और नव जीवन का, संभावनाओं के विस्तार का, या फिर फसल बोने का समय हो गया, ऐसा वो। तो इसका अर्थ, सही अर्थ है हमारा उर्वरता और नव जीवन का, यानी जो पुरानी चीजें हैं उनमें बीज फूट गए हैं, यानी नव जीवन जो है हमारा, कि वो वहां पर उसमें उपजाऊपन था, तभी तो नए बीज जो है अंकुरित हुए। फिर है अगला प्रश्न नंबर 18, मकान जड़ और एक स्थान पर स्थिर होने के बाद भी कवि की यात्राओं की गतिशीलता में सहयात्री है, यह भाव किस पंक्ति में है? निर्जन घर में जीवन की जड़ों को पोसते रहे हैं ये अंकुर, अजीब गंध है घर में किताबों, कपड़ों और निर्जन हवा की, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा, और चौथा है पूरे घर को जल भरी तसली सा हिलाता। तो इसमें सही विकल्प जो है वो हमारा ये जो पंक्ति है ये हमारा भाव बताती है, तट की तरह स्थिर पर गतियों से भरा हुआ। अगला प्रश्न है, काव्यांश की जो शैली किस प्रकार की है? क्योंकि ये काव्यांश की, इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या ऐसा दिखाई देता है या कैसी ये शैली हमें लगती है? चित्रात्मक लगती है, यानी चित्र उभर करके सामने आते हैं, या विवरणात्मक लगती है, या कथात्मक लगती है, या वर्णनात्मक? देखो, कथात्मक यानी कथा के रूप में तो ये है नहीं,
विवरण भी यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है या वर्णन भी किसी चीज़ का नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो शैली है वो है हमारी चित्रात्मक, यानी चित्रों को उपस्थित करती है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ चित्र उपस्थित हो जाते हैं। फिर है इस काव्यांश का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। कवि के 2 दिनों के बाद घर में लौटने पर घर की स्थिति है उससे कौन सी बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है? तो क्या कही जा सकती है? कवि का घर किसी निर्जन स्थान पर है, या कवि के घर में बहुत बेतरतीबी फैली रहती है। फिर कवि तीसरा है, कवि की अनुपस्थिति में किसी ने घर की सफाई नहीं की, या फिर जो चौथा है विकल्प है हमारा, कवि अपने घर में अकेला है और उसके न होने पर घर निर्जन था। तो सही विकल्प है कि कवि जो है अपने घर में अकेला था और वो नहीं था, तो जो उसके घर में निर्जनता फैली हुई थी। जैसे ही वो आया तो जैसे उसने दरवाजे खोले तो जो हवा है उसका आगमन होता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रश्न नंबर 2 है वो यहाँ पर पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग जो हमारा भाग खंड ख जो है उसकी ओर, और उसमें व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए हैं। हर जो 4 भागों में इसको बांटा गया है और हर भाग में 5 प्रश्न दिए थे और उनमें से कोई 4 प्रश्न आपको करने थे, तो हम यहाँ पूरे ही प्रश्न हल करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो वाक्य रचना से संबंधित 5 प्रश्न, तो पहला है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना हुआ था। यहाँ पर ये नेताजी का चश्मा जो हमारा चैप्टर है उसी से लिया गया है ये वाक्य कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। तो रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद होगा। कौन सी किस तरीके का ये वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर कठिन वाक्य है? तो यहाँ पर 3 वाक्य मिश्र, संयुक्त और सरल, इन तीनों में से हम देखते हैं तो इसका सही विकल्प है ये हमारा मिश्र वाक्य कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था, जो क्योंकि एक दूसरे पर आधारित होता है तो हम उसको मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर 1 यानी मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं है पूछा गया है। तो पहला जो हमारा है, अंतरा अपने विद्यालय नहीं जाने के बारे में बता रही थी। दूसरा, अंतरा विद्यालय न जाने के कारण पर बात कर रही थी। तीसरा, अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों यह पता नहीं। अंतरा ने किसी को अपने विद्यालय न जाने के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प है वो है सी, अंतरा विद्यालय नहीं गई पर क्यों नहीं यह पता नहीं। ठीक है, तो सरल वाक्य हमारा जो है विकल्प नंबर सी। फिर प्रश्न 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, जब बाल गोविंद भगत खेतों में सफाई कर रहे थे तब लोग उन्हें कनखियों से देख रहे थे। यहाँ रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जब बाल गोविंद भगत खेतों में सफाई कर रहे थे, तो वहां पर ये किसकी विशेषता बता रहा है? तो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसका सही यानी क्रिया विशेषण हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ये नहीं है। दूसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो हमारा सही विकल्प हमें यही मिल गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है? खेतों में सफाई कर रहे थे, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है, इसीलिए सही विकल्प होगा हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण नहीं है क्योंकि विशेषणता नहीं बता रहा, क्रिया, तो ये दोनों को मिलाकर हमारा जो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछा है, उन्होंने विश्व भर में प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। प्रस्तुत वाक्य का रूपांतरित संयुक्त वाक्य होगा, यानी आपको संयुक्त वाक्य देखना है कि इसमें से ये इसका संयुक्त में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये तो हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। उन्होंने जो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया, ये भी हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, संयुक्त नहीं होगा।
फिर है जो विश्व में भर में प्रसिद्ध है उस हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को उन्होंने तैयार किया, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य का हो जाएगा। तो सही विकल्प देखते हैं अगला, उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया और वह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो सही संयुक्त वाक्य का उदाहरण जो है वो हमारा विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब मिश्र वाक्य हमें देखना है इसमें चारों में से कौन सा है। उसने परिश्रम किया और उसे सफलता भी मिली, संयुक्त वाक्य है ये तो। फिर दूसरा, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है, ये हमारा सरल वाक्य है। तीसरा, जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा, जिसने, यानी ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण हो सकता है। पहले चौथा और देखते हैं, परिश्रम करने और सफल होने में सीधा संबंध है। तो हमारा सही विकल्प जो आ रहा है वो आ रहा है मिश्र वाक्य का उदाहरण में सी, जिसने भी परिश्रम किया वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न जो है 25 तक हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें पूछा गया है, यहाँ हमें जो देखना है वो है हमारा वाच्य से संबंधित 5 प्रश्न होंगे। उसमें है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। तो इसमें इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या करणवाच्य। तो ये जो वाक्य है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो सही है हमारा कर्मवाच्य। इस वाक्य में हमारे कर्मवाच्य है। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है। अब यहाँ पर भी पूछा गया है कि कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, ये तो इसमें तो कर्म है। सुंदर गीत लिखे हैं, इसमें हमारा कर्म नहीं है। फल खाए गए और पाठ पढ़ाया जाता है, तो सही विकल्प होगा हमारा सुंदर गीत लिखे हैं, इसमें कर्मवाच्य हमारा नहीं है। प्रश्न नंबर 28 प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है हमसे इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा। जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सही विकल्प क्या होगा? हमारे द्वारा इतनी तकलीफ सही नहीं जाती, या हमसे इतनी तकलीफ कैसे सही जाएगी, या हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते, या फिर हमसे इतनी तकलीफ कैसे नहीं सही जाएगी। तो सही विकल्प है कि जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सही वाक्य जो बनेगा वो बनेगा हम इतनी तकलीफ नहीं सह सकते। ठीक है, और वाच्य से संबंधित अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य देखना है हमें इनमें। तो पहला जो है वो है तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। दूसरा, तुलसीदास से रामचरितमानस रचा गया। तीसरा, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस रची गई। तो ये तीनों भी विकल्प हमारे नहीं बैठते हैं। चौथा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। क्योंकि कर्तृवाच्य हमें देखना है तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर डी, यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और वाच्य से संबंधित अंतिम प्रश्न है राधा अब उठ बैठ सकती है। इस वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा, हमें भाववाच्य में इसको परिवर्तित करना है। तो राधा से अब उठा बैठा जाता है, राधा ने अब उठना बैठना सीख लिया, राधा अब से उठ बैठ सकती है, या फिर क्या राधा से उठा जा सकता है। तो सही विकल्प, क्योंकि हमें भाववाच्य में, तो राधा से अब उठा बैठा जाता है। तो ये हमारे वाच्य से संबंधित जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब जो ग्रामर का हमारा व्याकरण का नया टॉपिक है वो है हमारा पद परिचय। तो यहाँ पर हमें पहला जो हमारा प्रश्न है एक प्रश्न नंबर 31, वहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया जो है किसमें है? पहला, मेरी बहन एक कहानी पढ़ती है। दूसरा, मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही है। तीसरा, मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है। चौथा, मेरी बहन एक दिलचस्प पुस्तक पढ़ती है। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो सही विकल्प है अकर्मक के लिए मेरी बहन एक अच्छे विद्यालय में पढ़ती है, अकर्मक क्रिया इसमें। फिर है अगला, यह मेरा पसंदीदा
रेस्तरां है। तो रेखांकित पद का परिचय यानी ये जो है हमारा यह, इसको अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें बताना है कि इसमें इसका परिचय क्या होगा, यानी ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग एकवचन रेस्तरां इसका विशेष्य, या फिर सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एकवचन, या संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा या पुल्लिंग एकवचन, या फिर सर्वनाम अनिश्चयवाचक पुल्लिंग एकवचन। अनिश्चयवाचक हमारा नहीं होगा और संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है और सार्वनामिक विशेषण भी यहाँ नहीं है। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी, यानी कि सर्वनाम निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न में, उफ क्या सोचा था क्या हो गया में रेखांकित पद का परिचय होगा, यानी ये जो हमारा उफ शब्द है इसमें पूछा गया है कि इसमें इसका परिचय पूछा गया है कि ये शब्द क्या है। विस्मयादि बोधक प्रसन्नता सूचक, तो विस्मयादि बोधक तो है लेकिन प्रसन्नता सूचक ये नहीं है। विस्मयादि बोधक शोक सूचक, विस्मयादि बोधक भी है और शोक सूचक कह सकते हैं। आगे और पहले देख लेते हैं आगे के भी जो विकल्प हैं, क्योंकि कई बार ऐसे विकल्प होते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा उसको नेक्स्ट वाला उससे मिल सकता है। तो हम पहले सभी को अच्छे से पढ़ें और फिर हम अपने आंसर को लगाएं। विस्मयादि बोधक और अचरज सूचक यानी आश्चर्य देने वाला, या फिर विस्मयादि बोधक घृणा सूचक, घृणा यानी होती है नफरत, तो नफरत जैसा भी ये नहीं है क्योंकि नफरत के लिए हम छी इस तरीके के जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ये जो क्योंकि कहा गया है उफ क्या सोचा था क्या हो गया, तो ये हमारा शोक सूचक जो है उसको विस्मयादि बोधक के साथ शोक सूचक इसका हम परिचय दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 34, मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। तो यहाँ पर रेखांकित पद का परिचय यानी कोमलता शब्द का परिचय हमें देना है। तो पहला विकल्प है भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक। दूसरा है विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन और मन विशेष्य, या तीसरा है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन और कर्ताकारक, या भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन और कर्ताकारक। क्योंकि विशेषण गुणवाचक और जातिवाचक ये विकल्प तो हमारे यहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोमलता एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है पहला तो ये ए और डी में दे रखा है, तो भाववाचक ये तो बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग है वो भी हम मानते हैं, लेकिन ये एक वचन नहीं है और यह है हमारा कोमलता जो शब्द है वो हमारा बहुवचन है और कर्म कारक न होकर के ये है हमारा कर्ता कारक। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 35, घर के साथ ही एक बगीचा होता था। रेखांकित पद का परिचय होगा, यानी रेखांकित में दिया हुआ है के साथ। तो यहाँ पर इसका परिचय में हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय घर और बगीचे के बीच संबंध दर्शा रहा है, या समुच्चय बोधक अव्यय घर और बगीचे को जोड़ने के काम आने वाला, क्रिया विशेषण स्थानवाचक होता था कि विशेषता, या फिर निपात। तो निपात यानी निपात भी हमारा नहीं है, ना ही ये है, न समुच्चय बोधक है। संबंध में हम देखते हैं घर से संबंध बता रहा है ना, तो काके की संबंधवाचक अव्यय है ये, और घर और बीच के बीच में ही हमारे जो संबंध है उनको बता रहा है। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर एक, यानी एक वाला ए वाला। फिर है ये हो गए हमारे पद परिचय से संबंधित जो प्रश्न है वो हो गए। और जो है अगला और व्याकरण का अंतिम पड़ाव हम कह सकते हैं, इसमें भी 5 प्रश्न 36 से लेकर के 40 तक पूछे गए हैं। किसी 4 का देना है लेकिन हम यहाँ पर 5 का देंगे। पहला है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस जो है हमारा उसमें स्थायी भाव हास होगा, क्योंकि विस्मय आश्चर्य नहीं हो सकता। रति जो है वो भी हमारा श्रृंगार का है। हस ये नहीं, हस नहीं होता, हास होता है। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी। फिर है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखो पूछा गया है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में।
गर्व करे क्या इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इसमें वीर रस है, तो वीरता तो यहाँ पर कहीं पर भी इन पंक्तियों में नहीं है। अद्भुत यानी आश्चर्य देने वाली, तो वो भी इसमें नहीं है। और भयानक जो कि चौथा विकल्प है, डराने वाली, तो वो भी या नहीं है। तो शांत कि मन रे तन कागज का पुतला लागे, बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, कि हे मनुष्य तुम क्या हो, एक कागज के पुतले हो। और इसीलिए तुम अपने आप में गर्व यानी घमंड क्यों कर रहे हो, तुम तो एक क्षण में ही समाप्त हो सकते हो। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है शांत, आत्मा को शांति जो मिले ऐसे पंक्तियां हैं ये, तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग हुआ है। तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो क्रोध करुण, रौद्र, शांत या वीर। गुस्सा जो आता है उसमें स्थायी भाव कौन सा होगा, तो गुस्से में रौद्र वाला, क्योंकि करुण जो है रोने में, उसमें क्रोध नहीं हो, क्रोध का हो ही नहीं सकता, ना ही शांत हो सकता है गुस्से में, और ना ही वीर। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी यानी रौद्र रस। फिर है अगला, निम्नलिखित में कौन सा श्रृंगार रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस का बताना है हमें, तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला, पंक्तियां दी हुई हैं, यहाँ पे पहचानना है हमें कि भाई श्रृंगार रस है तो किसमें है। सूख गया रस शाम गगन का, एक घूंट विष जग का पीकर, ऊपर ही ऊपर जल जाते सृष्टि, ताप से पावस सीकर। सच मान, दूसरा है, सच मान प्रेम की दुनिया में मौत नहीं, विश्राम नहीं, सूरज जो डूबे इधर कभी तो जाकर उधर निकलते थे। तीसरा है, वो स्नेह करेंगे एक दिन सबसे, उनसे जिनसे तुमने सिखाया नफरत करना। और अंतिम है, और तब से नाम मैंने है लिखा ऐसे कि सचमुच सिंधु की लहरें न उसको पाएंगी, फूल में सौरभ तुम्हारा नाम मेरे गीत में है। क्योंकि श्रृंगार रस तो यहाँ पर प्रेम का जो है वो बताया गया है, तो सबसे अंतिम यानी जो हमारा चौथा विकल्प है वो श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो आंसर होगा आंसर नंबर डी। और अंतिम रस से संबंधित जो अंतिम प्रश्न है वो है, रस निष्पत्ति के लिए किन किन की आवश्यकता होती है। कि रस की निष्पत्ति के लिए हमें क्या क्या विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होने चाहिए, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव होने चाहिए, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव होने चाहिए, या विभाव, संचारी और स्थायी भाव। तो हमारा जो सही क्रम है वो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये तीनों ही रस की निष्पत्ति में होना जरूरी है। तो ये हैं हमारे रस से संबंधित प्रश्न। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है यानी तीसरा भाग, भाग ग, जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, उसको हम करते हैं। यहाँ पर एक पठित गद्यांश दिया हुआ है और उससे संबंधित 5 प्रश्न हैं, वो हमें हल करने हैं। तो पहले उन 5 प्रश्नों को हल करने से पहले वो जो हमारा गद्यांश दिया हुआ है हम पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर उन प्रश्नों को हल करेंगे। गद्यांश है हमारा, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। यहाँ ये जो चैप्टर है वो हमारा बाल गोविंद भगत से लिया गया है, यानी ये जो गद्यांश लिया है बाल गोविंद भगत वाला जो चैप्टर है वहीं से उठाया गया है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही कार्तिक का महीना आता था, बाल गोविंद भगत जो सुबह जल्दी उठ करके फेरी लगाने का काम था वो उनका शुरू हो जाता और कब तक चलता, फागुन तक चला करती उनकी प्रभातियाँ। फिर इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, भाई वो नदी पे स्नान करने जाते, 2 मील दूर जाते थे, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे मिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। यानी वो वहां से नहा धो करके एक पोखर यानी तालाब पर जो ऊंचा सा टीला जैसा होता है उस पर जाकर के बैठ जाते और अपनी जो खंजड़ी थी उसको बजाना शुरू कर देते और गाना शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा से ही लेट उठने वाला व्यक्ति हूँ, यानी लेट तक सोने वाला व्यक्ति हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। कि एक दिन क्या हुआ माघ के महीने की, जिसमें आपके दांत ठंड के कारण
कटकटाने लग जाए यानी बोलने लग जाए। ऐसी ठंड में उनका संगीत जब मेरे कान में पड़ा तो मुझे वो अपनी ओर आकर्षित करता गया और मैं वहाँ पर पहुँच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी सूर्य निकलने के पहले एक जो परछाई जैसी है सूर्य की वो दिखाई देने लग जाती है, यानी उसका जो रंग है सूर्य का केसरिया जो रंग है ऑरेंज कलर वाला वो दिखाई देने लग जाता है हल्का सा, जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी धुंध जैसी छा रही थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था, ढका हुआ था। आवृत का मतलब उस उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे, यानी कुश घास जो लगी हुई है तो उसको कहते हैं कुश की चटाई। पूरब में मुंह करके काली कमली यानी काला कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था और अपनी खंजड़ी लेकर के वो बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी गीत गुनगुना रहे थे तो लगातार जो है वहाँ वो उनके मुंह से आवाज आ रही थी और उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी गा रहे थे और ऐसे बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में गाते कि उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, यानी इतना तेज गाते गाते इतने तेज गति में आ जाते कि लगता था कि अब तो वो खड़े ही होने वाले हैं। तो ये हमारा गद्यांश है बाल गोविंद भगत का। अब इससे प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ? ये जो दिया इसमें कौन से महीने के बारे में नहीं बताया, आश्विन के बारे में, कार्तिक के बारे में, फागुन महीने के बारे में या माघ के बारे में। तो देखो कार्तिक का भी यहाँ सबसे पहले आया, कार्तिक से शुरू होती है उनके प्रभातियाँ, फागुन तक चलती रहती है और कहा कि माघ के महीने में दांत कटकटाने वाली सर्दी में भी जो है वो जल्दी उठ करके वहाँ चले जाते। तो कौन से माह का नहीं हुआ? तो वो है हमारा आश्विन का महीना। ये हिंदी में जो महीने हैं उनका है यहाँ पे, तो आश्विन के महीने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। अगला है, बाल गोविंद भगत गाते गाते मस्त हो जाते, सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? जाड़े के कारण, कांपने के कारण ऐसा करते वो कि भाई सर्दी के मारे कांप रहे हैं तो इसलिए खड़े होने वाले थे, या संगीत के आनंद में डूब नहीं पाना कि वो अच्छे से उस संगीत में नहीं डूब पा रहे थे इसलिए खड़े होने के लिए लग रहे थे, या साहब की प्रसन्नता के लिए गाना, या फिर गाने की धुन में खुद की सुध-बुध खो बैठना या खो देना। तो सही विकल्प है, क्योंकि वो गाने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था और इतने उत्तेजित हो जाते थे तो लगता था कि अब वो खड़े होने वाले हैं। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर डी के गाने की सुध धुन में खुद की सुध-बुध खो बैठते थे। अगला प्रश्न है, भगत के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? तो पहला, वे सवेरे ही जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, गांव के बाहर पोखर के ऊंचे मिंडे पर बैठ कबीर के पद गाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बहुत अधिक सर्दी में उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर चल नहीं पाती थी, या भगत पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। ए, बी और डी तो बिल्कुल सही है। तो जो नहीं है वो है कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां नहीं चलती थी। तो हमने जो हमारा गद्यांश था उसमें पढ़ा था कि बहुत तेज गति से उनकी उंगलियां चलती थी, तो जो सही नहीं है तो विकल्प नंबर सी। फिर अगला है, लेखक ने अपनी दिनचर्या के बारे में अलग से रेखांकित करने वाली कौन सी बात बताई है? दिनचर्या के बारे में जो रेखांकित कर दे, ऐसी कौन सी बात उन्होंने बताई है कि वह रोज सुबह जल्दी उठ जाते थे, या फिर वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, या आमतौर पर वे जल्दी उठ जाने वाले व्यक्ति हैं, या फिर जाड़े के मौसम में वे देर तक सोते हैं? तो उन्होंने विशेष रूप से कौन सी कि वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति हैं, इस बात को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित करके इस गद्यांश में कहा है। फिर है अगला प्रश्न, पूरब में लोही लग गई थी, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पूरब में सूरज पूरा निकल गया, या फिर पूरब दिशा में चांद खूब चमक रहा है, या फिर शुक्र तारे की चमक आसमान में बढ़ रही है, या फिर
पूरब में सूर्य निकलने से पहले की लालिमा है। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर डी कि पूरब में सूर्य के निकलने से पहले की लालिमा थी, इसीलिए वो इस तरीके से दिखाई दे रहा था। अगला जो है 5 प्रश्न उस गद्यांश से हैं, फिर गहन अध्ययन पर आधारित 2 प्रश्न जो हैं हमारे प्रश्न नंबर 46 और प्रश्न नंबर 47। जो प्रश्न नंबर 46 है वो पूछा गया है हमारा नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है हमारा उससे, और उसमें प्रश्न पूछा है हालदार साहब ने कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के जो अनुमान लगाए उनमें कौन सा सही नहीं है। पहला, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, या फिर उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी, या उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती है, या फिर उसे लगता कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही होगी। तो यहाँ पर क्योंकि कौन सा सही नहीं है तो सही बी कि उसे अपने चश्मे का विज्ञापन करने के लिए मूर्ति उपयुक्त लगती होगी। तो विज्ञापन वाली वहां पर कोई बात नहीं थी, तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नेताजी के चश्मे से ही पूछा गया है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? लाल पत्थर से बनी थी, ग्रेनाइट से बनी थी, संगमरमर से बनी थी, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी थी? तो नेताजी की जो मूर्ति है वो बनी थी हमारे संगमरमर के पत्थर से। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एक पद्यांश है जो कि पठित ही है, और ये तुलसीदास जो हमारा राम परशुराम संवाद जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उससे लिया गया है। तो यहाँ जो पद्य दिया है वो है, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाबहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के भाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। यहाँ ये जो हमारा पद्य दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर जो परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोधित होते हैं और उनके अपमानजनक जो उनका अपमान जो बातें करते हैं, वो अपमानजनक बातें उनसे करते हैं। तो परशुराम जो है उनसे ये सारी बातें करते हैं। तो उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, लक्ष्मण जब परशुराम को व्यंग में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हुए, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपने उन्होंने एक व्यंग कहा था कि आपने जो अपने पिताजी माता पिता का जो कर्जा था उस कर्जे से तो आप मुक्त हो गए, उऋण हो गए अच्छे से। तो उस बात को लेकर के लक्ष्मण जी परशुराम जी पर क्या व्यंग करते हैं, तो उसके लिए कौन सी, परशुराम अपने माता पिता के सम्मान का माध्यम बने थे, या परशुराम ने अपने माता पिता को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान किया था? भाई ये चीजें तो व्यंग में कह नहीं सकता व्यक्ति। फिर तीसरा है, परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने थे, या फिर परशुराम अपने माता पिता के लिए अपयश लाने वाले बने थे? तो देखो व्यंग में बात कही गई है, तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर सी। लक्ष्मण ने इसलिए कहा था क्योंकि परशुराम जो है अपने माता पिता के मृत्यु का कारण बने थे, इसीलिए सही विकल्प हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन परशुराम ने कौन सी प्रतिक्रिया की? जब उन्होंने लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन बोले तब परशुराम ने क्या करा था? अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़े थे, या फिर अपने स्थान पर अवाक खड़े रह गए, एकदम अचंभित होकर के खड़े रह गए, या आगे बढ़कर लक्ष्मण पर वार किया, या फिर विश्वामित्र से शिकायत करते हुए बोले? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही विकल्प इसमें, लेकिन हमारा जो यहाँ पर पद्यांश दिया है उसके आधार पर हमारा सही विकल्प है वो अपने परशु को संभाल कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई इस परशु को, उसको देखो, मेरे फरसे को, तुम उसको देख करके भी नहीं डर रहे हो। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। फिर है अगला प्रश्न नंबर 50, लक्ष्मण का परशुराम के प्रति व्यवहार है, उनका व्यवहार कैसा था?
लक्ष्मण जी का परशुराम के प्रति। आदर सूचक वो तो नहीं दिख रहा, अपमानजनक या सम्मानजनक या कुटिलता भरा, तो सम्मानजनक भी नहीं था, आदर सूचक भी नहीं था, कुटिलता यानी वहाँ उन्होंने कोई ऐसी बात भी उन्होंने नहीं की थी, वो वहाँ पर उन पर व्यंग करे जा रहे थे, यानी अपमानजनक उनका यहाँ पर व्यवहार था परशुराम के प्रति। तो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, परशुराम को भृगुबर क्यों कहा जा रहा है? भाई उनको यह भृगुबर क्यों कहा गया है? तो उनके क्रोधी स्वभाव के कारण ऐसा कहा गया, या फिर उनके बल और पराक्रम के कारण ऐसा कहा गया उनको, या उनके परशु का नाम था इसीलिए जो फरसा उनके पास था उसका नाम था इसलिए ये कहा गया, या फिर वे भृगु ऋषि के वंशज थे इसलिए कहा गया। तो परशुराम को भृगुबर क्योंकि वो भृगु ऋषि के वंशज थे इसीलिए कहा जाता था। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर डी। फिर अगला प्रश्न, कौन नहीं जान विदित संसारा? भाई इस संसार में कौन नहीं जानता का तात्पर्य क्या है? संसार भर से यह बात छिपी है, संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, या संसार से यह बात लगभग विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, या संसार में किसे अपनी जान प्रिय नहीं है। तो को नहीं जान विदित संसारा, विदित यानी जानता, संसार यानी संसार, कौन नहीं जानता। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी के संसार भर में इसे कौन नहीं जानता, अर्थात इनको सभी जानते हैं। अगला प्रश्न, वो तो हमारे पद्यांश से रिलेटेड 5 प्रश्न थे। अब गहन अध्ययन पर आधारित 2 प्रश्न जो हैं पद्यांश से भी पूछे गए हैं, जिस प्रकार गद्यांश से पूछे गए उसी प्रकार पद्यांश से भी पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन योग को किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? ये हमारा जो पहला अध्याय है सूरदास वाला, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। तो योग संदेश को सुनकर के योग किसके लिए उपयुक्त बताती हैं? तो पहला विकल्प है अत्यधिक चतुर और विद्वान के लिए योग संदेश बताती हैं, सही है। अस्थिर मन वालों के लिए कहती हैं कि भाई उनके लिए योग का संदेश सही है, या जिनकी मति फिर गई हो उनके लिए कहती हैं, या फिर संत महात्मा और ज्ञानी मनुष्यों के लिए वो ऐसा कहती हैं। तो वो जो है किसके लिए कहती हैं? अस्थिर मन वालों के लिए, यानी जिनके मन चंचल है उनको जो है योग के संदेशों की जरूरत है, हमें इन योग के संदेशों की जरूरत नहीं है, ऐसा जो है वो उद्धव से कहती हैं। तो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न इस पेपर का, प्रश्न नंबर 54, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत होता है? यानी कड़वी ककड़ी वो किसे कहती हैं? कृष्ण के वियोग को वो ऐसा कहती हैं, कृष्ण से दूर है इसलिए ऐसा कहती हैं वो, या कृष्ण की राजनीति को कड़वी ककड़ी कहती हैं, या फिर उद्धव की जो बातें हैं उनको कड़वी ककड़ी कहती हैं, या फिर योग का संदेश जो है कड़वी ककड़ी के समान उन्होंने बताया। तो सही विकल्प है हमारा योग का संदेश। वो कहती हैं कि इस योग के संदेश को सुनकर के हमें ऐसा लगता है जैसे तो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चल गई हो। तो सही विकल्प हमारा विकल्प नंबर डी। तो आज ये जो हमारा पेपर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।